एपिसोड 221 टू 230। अध्याय 221। 106 जो पहले स्वीकार कर लेता है वह नुकसान में रहता है। _4 यानसोंग ने अचानक उसकी बांह पकड़ ली और यून्या ने बगल से देखा। युवक ने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसका लंबा शरीर पहाड़ की तरह ऊंचा था, फिर भी उसमें एक युवा की नाजुक छवि थी। धन्यवाद, वह धीरे से फुसफुसाया और बोलते ही ये दो शब्द हवा में लगभग गायब हो गए। फिर भी यून्या ने उन्हें स्पष्ट रूप से पकड़ लिया। यून्या मुस्कुराया, भाई यान, हमारे बीच धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हाथ उसकी बांह पर था अचानक नीचे सरक गया और यून्या की उंगलियां कसकर जकड़ लीं। उसकी उंगलियां चौड़ी और लंबी थीं, उसकी उंगलियां जितनी नाजुक नहीं, उसकी हथेलियों पर जख्म थे जो उसकी त्वचा को हल्के से खरोंच रहे थे, जिससे एक झुंझुनी सी दर्द हो रहा था जिसने धीरे धीरे यून्या के दिल को रसातल में धकेल दिया। उसने कसकर पकड़ लिया और यून्या को कुछ दर्द महसूस हुआ। भाई यान, ये दर्द करता है। यानसोंग ने अपनी आंखें उठाईं और उसकी ओर देखा। उसकी गहरी निगाहों ने यून्या के दिल को सिकुड़ने पर मजबूर कर दिया। फिर उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर झुकाया और शरारत से आंख मारी। भाई यान, क्या कल स्कूल के बाद आपके पास समय है? यानसोंग ने रुककर पूछा। किस लिए? मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ एक जगह चलो। यानसोंग ने कुछ सेकंड तक उसके चेहरे को देखा, फिर सिर हिलाकर कहा, ठीक है। यून्या ने धीरे धीरे उसकी उंगलियां ढीली की, मुस्कुराते हुए हाथ हिलाते हुए कहा, शुभ रात्रि भाई यान। वह मुड़ी और हवा के झोंके की तरह बह गई। कमरे के बंद दरवाजे को देखते हुए यानसोंग कुछ देर तक स्थिर बैठा रहा, अपनी खाली हथेली को देखता रहा मानो इरेन की खुशबू अभी भी वहां मौजूद हो। उसने अपना हाथ अपनी नाक पर रखा और सूंघा, और जब उसे एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा है तो उसका चेहरा अचानक उबले हुए झींगे की तरह लाल और गर्म हो गया। यून्या ने दरवाज़ा बंद कर दिया और उस पर झुककर अपनी आंखों में मुस्कान भर ली। भाई यान, उसने अपने दिल में बार बार उसे पुकारा। प्रत्येक कॉल के साथ उसकी निगाहें और अधिक चमकदार होती गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक सुंदर सपने में फंस गई थी। इतनी नशे में थी कि वह जागना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके सिर के अंदर एक और आवाज़ उसे कुछ कठोर सच्चाइयों की याद दिलाती रही जिनका वह सामना नहीं करना चाहती थी। क्रूर सत्य जिनसे वह बच नहीं सकी। धीरे धीरे वह मुस्कुरा नहीं सकी। दरवाजे से नीचे फर्श पर उतरते हुए उसने अपने घुटनों को पकड़ लिया और अपनी बाहों को अपने चारों ओर कसकर लपेट लिया। उसके साथ रहने का मतलब है कि तुम उसे बर्बाद कर रही हो। इसे स्वीकार करो, चाहे तुम्हारे पिछले जीवन में हो या इस जीवन में, तुम्हें कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। मोहक आवाज उसके कान में फुसफुसाए। नहीं, मैं कर सकती हूँ। भाईयान मुझे पसंद करता है और मैं भी उसे पसंद करती हूँ। हम साथ क्यों नहीं रह सकते? उसने अपने हाथों को मुट्ठियों में भींच लिया और जिद करते हुए खुद से सवाल करने लगी। हा, कितनी हंसी की बात है। क्या तुम्हें लगता है कि पसंद की जिंदगी भर साथ निभाने के लिए काफ़ी है? क्या हो अगर किसी दिन उसे तुम्हारे दिल में छिपे गहरे राज का पता चल जाए, तो क्या तुम्हें लगता है कि तब भी वो तुम्हें पसंद करेगा? नहीं भाईयान, ऐसे नहीं है। वह मुझसे घृणा नहीं करेंगे। उसने खुद को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज़ धीरे धीरे धीमी हो गई। खुद से झूठ बोलना बंद करो। तुम एक श्राप के साथ पैदा हुई हो। तुम्हारा अस्तित्व ही सबसे बड़ा कलंक है। ये स्वर्ग की सज़ा है। देवताओं की इच्छा का कोई विरोध कैसे कर सकता है? बेहतर है कि इस दर्द को जल्दी से खत्म कर दिया जाए। जी यून्या, उठो, अपने खूबसूरत सपने में डूबना बंद करो। चुप रहो, बस चुप रहो। वह अचानक चिल्लाए, अपने सिर पर हाथ रखकर ताली बजाते हुए एक खाई के किनारे पर खड़ी होकर निराशा की ज्वार की लहर के आगे झुक गई। यह मेरी गलती नहीं है, यह मेरी गलती नहीं है, ये जीलानी है, ये यूनशेन है। जब मैं पैदा हुई थी तब उन्होंने मेरा गला घोंटकर क्यों नहीं मार डाला? मैं उनसे नफरत करती हूँ, मैं उनसे नफरत करती हूँ। वह कमरे में एक कटी हुई मक्खी की तरह घूम गई। उसकी आवाज़ दुख और निराशा से भरी हुई थी। वह फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई, अपने बालों को जोर से खींचते हुए बोली, मेरे सिर से दूर हो जाओ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। बात करना बंद करो, बस बंद करो। मैं असली तुम हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए अंधेरे में रहता हूँ और फिर भी तुम मुझे भगाना चाहते हो। मैं कहाँ जाऊँ? जी यून्या, मैं सिर्फ तुम्हारे मरने पर ही गायब होऊंगा। मैं केवल तभी गायब हो जाऊंगा जब तुम मर जाओगी। अचानक उसने अपना गला जोर से भींच लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। मृत्यु, केवल मृत्यु ही मुक्ति ला सकती है। उसकी चेतना धुंधली होती जा रही थी और उस युवक का उज्ज्वल और सुंदर चेहरा उसके मन में उभर रहा था। उसकी प्रबल चमक उसकी दुनिया के सबसे गहरे धुंध को दूर कर रही थी। भाईयान, वह अचानक खांसते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उसके गाल तेजी से लाल हो रहे थे, मानो वह अपने फेफड़े खांसकर बाहर निकाल देगी। वह एक मुड़ी हुई झींगा की तरह घुटनों के बल बैठी थी। उसका सिर फर्श पर टकरा रहा था। उसकी छाती में कंपन के कारण उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह एक ही समय में हंसती और रोती थी, एक पागल औरत की तरह भयानक लग रही थी। भाईयान, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वह बुदबुदाई, मानो इन शब्दों में उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। अध्याय 222। 106 जो पहले स्वीकार कर लेता है वह नुकसान में रहता है। _5 वह बिस्तर के किनारे तक रेंगती हुई गई और अपने बैग में रखी दवा की शीशी ढूंढने लगी। ढक्कन खोलते ही उसकी उंगलियां कांपने लगी और कांपते हाथ से गलती से कैप्सूल की आधी से ज्यादा शीशी गिर गई, जो पूरे फर्श पर बिखर गई। घबराहट में वह उन्हें उठाने के लिए इतनी सावधानी से दौड़ी मानो वह उस प्रेम और जीवन को इकट्ठा कर रही हो जिसे उसने एक बार खो दिया था और फिर से पा लिया। एक एक करके उसने उन्हें वापस बोतल में डाल दिया और एक को प्रकाश के सामने दबा दिया। उसकी निगाहें गंभीर होते हुए भी दूर थीं। अचानक उसने अपना सिर पीछे फेंका और एक कैप्सूल अपने मुंह में डाल लिया। उसने हताश होकर उसे निगल लिया, फिर अपना सिर कंबल में गहराई तक दबा लिया तथा दोनों हाथों से रजाई के किनारों को कसकर पकड़ लिया। अचानक उसका शरीर ऐंठकर जमीन पर गिरने लगा। उसके हाथ लगातार शरीर पर रगड़ खा रहे थे, मानो लाखों चींटियां उसे काट रही हो। खुजली और दर्द हो रहा हो। उसका माथा पसीने से तर हो चुका था। उसके गीले बाल उसके गालों से चिपके हुए थे। वह दयनीय और कमजोर लग रही थी, फिर भी उसकी मनमोहक सुंदरता कम नहीं हुई थी।
उसके गले से एक धीमी सी सिसकारी निकली, एक हाथ उसकी छाती पर दबा हुआ था, उल्टी की इच्छा को दबाते हुए, जो कि बढ़ गई थी, लेकिन उसने उसे जोर से निगल लिया। उल्टी करने की अनुमति नहीं है। एक पल को उसकी चेतना धुंधली पड़ने लगी और उसने उस दिन के बारे में सोचा जब वह भाई यान के साथ होगी और उनके ढेर सारे बच्चे होंगे। उसके होठों पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान तैर गई और वह पूरी तरह से बेहोश हो गई। अगली सुबह खाने की मेज पर जून जियुए ने खाली सीट की ओर देखा और बगल में खड़ी अधेड़ उम्र की महिला से कहा, आंटी लिन, क्या आप योन्या का हालचाल पूछ सकती हैं? वह अभी तक क्यों नहीं उठी? आंटी लिन ने स्वीकार किया और ऊपर जाने ही वाली थी कि ऊपर से एक धीमी आवाज आई, चाची जुआंग, चाची लिन को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। आंटी लिन ने ऊपर देखा और देखा कि एक लंबा आकर्षक व्यक्ति धीरे धीरे सीढ़ियों के शीर्ष पर प्रकट हो रहा है, जो सुबह की कोमल चमक में उसे देखने वाली हर जोड़ी आंखों को चकाचौंध कर रहा था। युवती ने सफेद मंदारिन कॉलर वाली शर्ट पहनी हुई थी जो उसकी पतली गर्दन को पूरी तरह से छुपा रही थी, और नेकलाइन पर लगे सुनहरे बटन पुराने जमाने की शान का एहसास दे रहे थे। नीचे एक लाइन स्कर्ट जो उसके टखनों तक पहुंच रही थी, चटक वाइन रेड रंग की थी, जो बोल्ड और चटक थी। पैरों में सफेद गोल नाक वाले चमड़े के जूते पहने वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रही थी। उसके भूरे बाल कंधों पर सहजता से बिखरे हुए थे, उसके चेहरे के भाव साफ और अलौकिक थे। उसकी चमकदार आंखें गहरे समुद्र की रहस्यमयी और कोमल रोशनी में झिलमिला रही थीं, जो उन्हें देखने वाले सभी के लिए अविस्मरणीय थीं। सुंदर और सभ्य, दीप्तिमान और अलौकिक, वह सचमुच ऐसी लग रही थी जैसे कोई व्यक्ति किसी पेंटिंग से बाहर निकल आया हो। चाची लिन ने मन ही मनाह भरी, कोई आश्चर्य नहीं कि घर की महिला मिस यून्या से इतनी प्यार करती थी। ऐसे रूप और स्वभाव के साथ वह वास्तव में अपने साथियों के बीच बेजोड़ थी। यानके ने किसी तरह अपनी लार निगलते हुए कहा, आंखों के लिए दावत, वाक्यांश कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ऐसे चेहरे को देखना ही बिना खाए पेट भरने के लिए पर्याप्त है। यानके ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी, उसे ध्यान से जांचते हुए महसूस किया कि यून्या में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह ये नहीं बता पाया कि वह क्या है। जुआंग शियुए मुस्कुराते हुए उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया, क्या तुम कल रात अच्छी तरह सोई? यून्या ने सिर हिलाया, मैं बहुत अच्छी तरह सोई, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद चाची जुआंग। जुआंग शियुए उसे मेज तक ले गया और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे चिंता थी कि पहली रात को शायद तुम्हें इसकी आदत नहीं होगी, लेकिन ये सुनकर मुझे राहत मिली। यून्या ने अपनी आंखें उठाईं और यान नानमो की ओर विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, सुप्रभात अंकल यान। यान नानमो ने अपना सिर हिलाया। फिर उसने ठंडे भाव से अपने सामने बैठे युवक की ओर देखा। उसके होंठ थोड़े मुड़े हुए थे, उसकी आंखें पानी की लहरों की तरह धीरे धीरे लहरा रही थीं, जिससे यानसोंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। सुप्रभात भाई यान। यानसोंग ने अपनी भौहें उठाईं, उसकी नज़र उसके चेहरे पर घूम गई। उसे एहसास हुआ कि क्या अलग था। उसने हल्का मेकअप किया था, जिससे वह और भी खूबसूरत लग रही थी, पर उसमें कुछ कमी थी। गुड मॉर्निंग, उसने उत्तर दिया, न गर्मजोशी से न ठंडेपन से। यानके ने असंतुष्ट होकर कहा, मिस यून्या, आपने मेरा अभिवादन क्यों नहीं किया? पक्षपात कर रही थी, है ना? यून्या ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, इतनी जल्दी क्यों है? क्या मैं अभी तक तुम्हारे पास नहीं आई? जुआंग शियुए उन तीनों को काफी सामंजस्यपूर्ण ढंग से साथ साथ रहते हुए देखकर खुश थी। भले ही यानसोंग का व्यवहार अभी भी चिड़चिड़ा था, ये पहले से एक महत्वपूर्ण सुधार था और उसने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। कुछ सोचते हुए जून जियुए बोला, यून्या, अब जब तुम वापस आ गई हो तो तुम्हें स्कूल वापस लौट जाना चाहिए। ऐसा क्यों न हो, मैं आज सुबह ये गांव के प्रिंसिपल से मिलूंगा और तुम आज दोपहर तक स्कूल में रिपोर्ट कर सकोगी। तुम अपने भाई यान के साथ उसी स्कूल में रहोगी। अगर तुम्हें कोई समस्या हो तो तुम उसके पास चली जाना। अगर वह तुम्हारी मदद करने से इनकार करता है तो हम देखेंगे कि वापस आने पर मैं उससे कैसे निपटता हूँ। क्या वह भी उसी स्कूल का छात्र है? यानसोंग की भौहें अचानक सिकुड़ गईं, उसकी आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। तभी उसकी निगाहें उम्मीद भरी निगाहों से यून्या पर पड़ीं। वापस स्कूल। यून्या एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। वह वास्तव में केवल 15 वर्ष की थी, जो सबकी नज़रों में एक हाई स्कूल की छात्रा की उम्र थी। लेकिन वह आंटी जुआंग को कैसे समझा सकती थी कि वास्तव में उसे अब हाई स्कूल डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। अध्याय 223, 106 जो पहले स्वीकार कर लेता है वह नुकसान में रहता है। _6 चाची जुआंग, वापस आने पर मुझे अभी भी बहुत से काम करने हैं और जहां तक स्कूल की बात है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, यून्या ने कहा। जून जियुए ने भौहें चढ़ाईं, तुम्हारी उम्र में अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो क्या करोगे? यान नानमो ने उसकी ओर देखा और कहा, युए, यून्या एक निर्णायक बच्ची है, चलो उसकी बात सुनते हैं। यून्या ने अवचेतन रूप से यान नानमो को देखा और उसकी नज़रों से नज़रें मिलाईं, उस तरह की नज़र जिसने उसे ऐसा महसूस कराया कि वह देखी जा चुकी है। यून्या ने धीरे से अपनी पलकें नीचे कर ली, उसका हाथ उसकी आस्तीन के अंदर थोड़ा कस गया। अंकल यान को अब तक पता चल गया होगा। लेकिन जून जियुए कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन यान नानमो ने उसे बीच में ही टोक दिया। मुझे आज सुबह राजधानी शहर में एक व्यावसायिक यात्रा पर जाना है। नाश्ते के बाद क्या तुम मेरा सूटकेस पैक करने में मेरी मदद कर सकती हो? राजधानी की व्यावसायिक यात्रा के बारे में सुनकर जून जियुए तुरंत विचलित हो गया। आप कितने दिन बाहर रहेंगे? मैं दादाजी से मिलने की योजना बना रहा हूं और तीसरे चाचा की सबसे छोटी बेटी की शादी है, इसलिए कम से कम 3 दिन लगेंगे। जून जियू ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। यान नानमो ने तीनों बच्चों की ओर देखा, लेकिन घर पर तीसरे चाचा की बेटी की शादी है, ये बहुत बड़ा आयोजन है। मैं कैसे न जाऊं, वरना दूसरी चाची मुझे बेरहमी से बदनाम करने का मौका ढूंढ लेंगी। मैं उन्हें संतुष्टि नहीं दे पाऊंगा। घर पर चाची वो और चाचा यान के रहते कुछ नहीं होगा। इसके अलावा इस बार राजधानी जाना यान नानमो की पदोन्नति और राजधानी वापसी से जुड़ा था। उसके साथ रहकर उसे ज्यादा सुकून महसूस हुआ।
जून जियुए ने अपना हाथ उठाया और धीरे से यूनिया के बालों को छुआ। उसके स्वर में क्षमा याचना थी। यूनिया, जैसे ही तुम पहुंची हो, मुझे एक लंबी यात्रा पर निकलना है और मैं तुम्हें जियांगजो से परिचित कराने के लिए बाहर ले जाना चाहती थी। ऐसा लगता है कि हम मेरे लौटने तक ही इंतजार कर सकते हैं। चाची जुआंग, चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। यूनिया ने मुस्कुराते हुए यानसोंग और यानके की तरफ देखते हुए कहा, मैं भाई यान और छोटे भाई यान का भी अच्छे से ख्याल रखूंगी। जून जियुए ने राहत भरी आवाज में सिर हिलाया। यूनिया बड़ी हो गई है और ज्यादा समझदार भी हो गई है। फिर उसने अपना सिर घुमाया और यानसोंग को सख्त चेतावनी दी, मैं घर पर नहीं आऊंगी, अपनी बहन यूनिया को परेशान मत करना, वरना जब मैं वापस आऊंगी तो मैं तुम्हें देख लूंगी। यानसोंग ने अपने दांत भींच लिए और चुपचाप अपना सिर नीचे झुका लिया। यानके ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मेरा भाई बहन यूनिया को कैसे परेशान कर सकता है? आपकी चिंताएं बिल्कुल अनावश्यक हैं। मुझे आशा है कि ऐसा होगा, उसने उत्तर दिया। यानसोंग ने यूनिया की ओर देखा। लड़की अपना सिर झुकाकर नाश्ता कर रही थी। उसकी हर हरकत सुंदर और नाजुक थी। उसने मुंह बनाया और आखिरी चम्मच दलिया खा लिया, फिर अपना बैग उठाया और चला गया। यानके ने जल्दी से एक बड़ा घूंट लिया और पुकारा, भाई, मेरा इंतजार करो। उसने अपना बैग उठाया और उसके पीछे दौड़ा। नाश्ते के बाद यूनिया अपने कमरे में लौट आए। बेडसाइड टेबल पर रखे उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया और वह उसे देखने के लिए उसके पास गई। एक वीचैट संदेश आया, जी यूनिया, क्या मेरे साथ स्कूल जाना इतना शर्मनाक है? ऐसा लग रहा था कि उसने अपना संदेश उसके भोजन के समय पर भेजा था। यूनिया ने आह भरी, भाई यान, आप अपनी कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने वाले हैं और जब आप विश्वविद्यालय चले जाएंगे तो मैं हाई स्कूल में अकेला क्या करूंगा? उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि यूनिया के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया। काफी देर तक कोई मैसेज नहीं आया। यूनिया बिस्तर के किनारे बैठी, फोन पकड़े, विचारों में खोई हुई। डिंग, एक नया संदेश आया। उसने उसे खोला, जी यूनिया, शाम 5 बजे स्कूल के गेट पर मेरा इंतजार करना। यूनिया ने अपने होंठ भींच लिए, आंखें बंद कर लीं और बिस्तर पर गिर पड़ी। जूंग शियुए और यान नानमो साथ साथ चले गए। जाने से पहले उन्होंने यूनिया को कई जिम्मेदारियां सौंपी। उसे यून परिवार के पास वापस नहीं लौटना था। बाहर जाते समय उसे अपने साथ एक ड्राइवर रखना था और अगर यानसोंग या यान के उसे तंग करते तो उसे उन्हें फोन करना था और भी बहुत कुछ। आखिरकार वे दोनों ही कुछ हिचकिचाहट के साथ चले गए। विला खाली और शांत लग रहा था। यूनिया ने अस्पताल जाने के लिए अपना बैग पैक किया। आज उसकी शिफ्ट थी। उसने ड्राइवर को साथ चलने के लिए नहीं कहा। इसके बजाय वह अकेले ही यान फैमिली विला से निकल गई और टैक्सी लेकर सीधे अस्पताल पहुंच गई। ऑफिस पहुंचकर वेई किंग फाइलें व्यवस्थित कर रही थी। यूनिया को देखकर वह जल्दी से उसका अभिवादन करने के लिए उसके पास गई। मैंने सोचा था कि आप कुछ दिन और घर पर आराम करेंगे। यह कोई गंभीर बात नहीं है और काम शुरू करने के तुरंत बाद छुट्टी लेना अच्छा नहीं लगेगा। वेई किंग हंसा, अस्पताल में तुम पांडा हो, कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता, वरना डायरेक्टर उन्हें मौके पर ही नौकरी से निकाल देता। यूनिया अपनी मेज पर बैठ गई और वेई किंग को निर्देश दिया, क्या तुमने मेरे द्वारा मांगे गए डेटा को व्यवस्थित कर लिया? वेई किंग ने अपनी मेज से दस्तावेजों का एक मोटा ढेर उठाया और यूनिया के सामने रख दिया। लो, मैंने इन्हें ढूंढने के लिए अस्पताल के पुरालेख खंगाले हैं। ये तुम्हारे मानदंडों पर खरे उतरते हैं और सिर्फ तुम्हारे जैसे ही किसी व्यक्ति को ही ये मिल सकते हैं, वरना अगर कोई और होता तो डायरेक्टर इन्हें फेंक देते। यूनिया ने प्रभावशाली दक्षता के साथ दस्तावेजों को जल्दी से पढ़ा, जिससे वेई किंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। अध्याय 224, 106 जो पहले स्वीकार कर लेता है वह नुकसान में रहता है। 7 वह डॉक्टर निक्स हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हृदय शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ हैं। ऐसा लगता है कि उनके साथ जो कुछ भी होता है वह आश्चर्यजनक नहीं होगा। वैसे आपको मूक बधिर बच्चों के बारे में इतनी जानकारी की क्या जरूरत है? क्या आप किसी शोध परियोजना पर काम कर रहे हैं? वेई किंग ने हैरानी से पूछा। यूनिया ने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज निकाले और बिना पीछे देखे कहा, क्या आप प्रोफेसर पीएस बर्ड को जानते हैं? वेई किंग ने तुरंत उस प्रसिद्ध प्रोफेसर के बारे में जो कुछ भी जानती थी उसे सुनाया। जर्मनी के एक प्रसिद्ध मेडिकल प्रोफेसर, जिन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय आईओएम से स्नातक किया है, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में आजीवन प्रोफेसर हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कोशिकीय जीव विज्ञानी, उन्होंने नेचर, सेल, पीएनएएस जैसी पत्रिकाओं में सैकड़ों लेख प्रकाशित किए हैं और उनके पास कई संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हैं। कोशिका और आणविक जीव विज्ञान में ध्रुवीकृत उपकला कोशिका पुटिका परिवहन पर उनके नवीनतम शोध विषय ने जैविक और चिकित्सा दोनों समुदायों में एक बड़ी हलचल पैदा कर दी है। पिरामिड के शिखर पर खड़ी ऐसी आकृति वेई किंग के सबसे बड़े सपने से भी परे थी। यूनिया ने उदासीनता से कहा, प्रोफेसर बर्ड ने एक नई परियोजना विकसित की है जो जैविक कोशिकीय दृष्टिकोण से जन्मजात बहरेपन के उपचार की संभावना का विश्लेषण करती है। मैं इस शोध परियोजना में शामिल हूं और मुझे और अधिक व्यावहारिक मामलों की आवश्यकता है। इनमें से कई में दवा प्रेरित बहरापन शामिल है जो शोध के लिए बहुत उपयोगी नहीं है। वेई किंग ने यूनिया को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। वाह, ये तो प्रोफेसर बर्ड की नवीनतम शोध परियोजना है। अगर आप जन्मजात बहरेपन की सदियों पुरानी समस्या का समाधान कर सकें तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार निस्संदेह आपका होगा। यूनिया के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसे सर्वोच्च सम्मान और प्रसिद्धि की चाह नहीं थी, वह ये सब सिर्फ म्याओ म्याओ को ठीक करने के लिए कर रही थी। ये सोचकर उसके शरीर में फिर से जोश भर आया। चाहे कितनी भी कठिनाइयां और कांटे सामने हो, वह उन पर विजय पाने का प्रयास करेगी। हालांकि वह तकनीकी रूप से स्टाफ में थी, लेकिन अस्पताल ने उन्हें चिकित्सकीय प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं दी। डॉक्टर निक्स के अस्पताल में पदभार ग्रहण करने की खबर से घरेलू चिकित्सा समुदाय में भारी हंगामा मच गया। डॉक्टर निक्स देश लौट आए हैं। पहले कोई खबर क्यों नहीं थी? और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि डॉक्टर
निक्स हुआ देश के ही एक व्यक्ति निकले जिन्होंने एक अनाम अस्पताल चुना। यह अस्पताल इतना भाग्यशाली कैसे हो गया? घरेलू मीडिया बेचैन था और इस मामले पर विदेशी रिपोर्टिंग भी हुई। सेंट मैरी अस्पताल से पुष्टि हुई कि डॉक्टर निक्स ने आधे महीने पहले ही आधिकारिक तौर पर सेंट मैरी अस्पताल से इस्तीफा दे दिया था, जिससे बाहरी दुनिया को आखिरकार यकीन हो गया कि डॉक्टर निक्स सचमुच अपने देश लौट आई हैं और उन्होंने एक साधारण अस्पताल में काम करना चुना है। जियांगजो फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों के बीच ये कोई राज नहीं था। हर कोई यही सोच रहा था कि यह डॉक्टर निक्स असली है या नकली, क्योंकि उन्होंने उसे कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था। शायद यह अस्पताल द्वारा ध्यान आकर्षित करने के लिए छोड़ा गया एक धुआंधार बम था। डॉक्टर और नर्सें इस मामले पर अकेले में चर्चा कर रहे थे। दोपहर के समय वेई किंग कैफेटेरिया से खाना लेकर आया और यूनिया को अभी भी अपने दस्तावेजों में डूबा हुआ देखकर और कैफेटेरिया में हो रही शोरगुल भरी गपशप को याद करके उसे गर्व और संतुष्टि का एहसास हुआ। जियो जी, अभी इन्हें मत देखो, पहले खाना खा लेते हैं, वेई किंग ने लंच बॉक्स मेज पर रखते हुए कहा और यूनिया से बात करते हुए उसे खोला। मीठी और खट्टी पसलियां, तले हुए सुअर का मांस और मसालेदार कटे हुए आलू, इनकी सुगंध मनमोहक थी। यूनिया ने दस्तावेज नीचे रख दिए और उसका पेट समय पर गड़गड़ाने लगा। वह आगे बढ़ी और चॉपस्टिक उठाकर खाना शुरू कर दिया। वेई किंग ने सोचा और पूछा, क्या आप लाओ नाना के भाग्य के बारे में चिंतित नहीं हैं? यूनिया ने मछली की मीठी परत को छीला, कोमल सफेद मछली का एक टुकड़ा खाया और उदासीनता से कहा, ओह, उसे क्या हुआ? उसका स्वर बहुत शांत था, उसमें कोई जिज्ञासा नहीं थी। वेई किंग ने आह भरते हुए कहा, ठीक है, मैं पूरी तरह से आपके सामने हार स्वीकार करता हूँ। युवानज और वेनशियू की गवाही, निगरानी फुटेज और सिरिंज पर मिले लाओनाना के उंगलियों के निशान एक आपराधिक मामला तय करने के लिए पर्याप्त थे। लाओनाना को अस्थायी रूप से हिरासत में रखा गया था और निर्णायक सबूतों के साथ मुकदमे का इंतजार किया जा रहा था। सजा तो होनी ही थी, बस यह इस बात पर निर्भर था कि उसे कितने साल की सजा मिलेगी। वेनशियू को अस्पताल ने नौकरी से निकाल दिया था। अपनी फाइल में इस रिकॉर्ड के साथ वह फिर कभी चिकित्सा पेशे में काम नहीं कर पाएगी। इतने सालों तक चिकित्सा की पढ़ाई करने और उस पर निर्भर रहकर जीविका चलाने में असमर्थ होने के बाद ये स्पष्ट था कि उसका भविष्य क्या होगा। उनके जैसे लोगों को वही मिला जिसके वे हकदार थे, वेई किंग ने नाराजगी से कहा। उसे एक बात का एहसास भी हुआ, लाओनाना का व्यवहार हालांकि घिनौना था, इतना गंभीर नहीं था कि उसे ऐसा अंजाम दिया जाए। बस यही वजह थी कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति को उकसाया था जिसे उसे नहीं भड़काना चाहिए था। उस सुंदर और गरिमामयी महिला के बारे में सोचकर उसका दिल ठंडा पड़ गया। जियाओ जी से उसका क्या रिश्ता था? वह बहुत शक्तिशाली लग रही थी। उसके मन में भी शियाओ जी की पृष्ठभूमि के बारे में गहरी जिज्ञासा थी, लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि वह सिर्फ एक सहायक है। अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाना उसका काम था और शियाओ जी का निजी जीवन उसकी चिंता का विषय नहीं था। अध्याय 225, 106 जो पहले स्वीकार कर लेता है वह नुकसान में रहता है। _8 यूनिया ने मन ही मन सोचा कि चाची जुआंग के पास वास्तव में एक अनोखा स्पर्श था। लाओनाना को सलाखों के पीछे लंबा समय बिताने के लिए तैयार होना चाहिए। दोपहर में पेई जिंगहोंग पहुंचे। यूनिया को गंभीरता से सामग्री की समीक्षा करते हुए देखकर वह कुछ देर के लिए उनके पास बैठे और फिर चले गए। यूनिया ने अपनी आंखें रगड़ी और खिड़की की ओर चलने के लिए उठ खड़ी हुई। अस्पताल के बगीचे में आते जाते लोगों को देख रही थी और उसने अपनी कनपटियों को रगड़ने के लिए हाथ उठाया। वेई किंग उसके लिए एक कप गर्म पानी लेकर आया। आप बहुत पीली दिख रही हैं, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? यूनिया ने चाय ली और चुस्कियां लीं। चाय की गर्माहट ने उसके दिल की गहराई में ठंडक को कम कर दिया और वह हल्के से मुस्कुराए। क्या यह इतना कुछ दर्शाता है? वेई किंग कुछ सेकंड के लिए उसके चेहरे को घूरता रहा। मैंने तुम्हें पहले कभी मेकअप में नहीं देखा, लेकिन आज तुमने हल्का मेकअप किया है, शायद अपनी थकान और बीमार दिखने को छिपाने के लिए। क्या तुमने कल रात ठीक से आराम नहीं किया? यूनिया ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए कहा, तुम बहुत चौकस हो। यदि तुम ऑपरेटिंग टेबल पर इस स्तर का विवरण बनाए रख सकती हो तो मेरा मानना है कि तुम जैक से आगे निकल सकती हो और मेरी पहली सहायक बन सकती हो। वेई किंग मुस्कुराया, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। डॉक्टर निक्स की पहली सहायक बनना, ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने अतीत में सपने में भी सोचने की हिम्मत नहीं की होगी। वेई किंग ने विषय बदल दिया, उपराष्ट्रपति पेई अभी आए हैं। यूनिया ने भौहें उठाईं। उसने देखा कि आप व्यस्त थे और थोड़ी देर बैठने के बाद चला गया। यूनिया ने समय देखा, 4:10। उसने चाय का कप नीचे रख दिया, अपने बैग में मेकअप का सामान ढूंढा और शीशे में अपने मेकअप को ठीक किया, खासकर गर्दन के आसपास जहां उसने मेकअप को ढकने के लिए बहुत सारा पाउडर लगाया था। वेई किंग ने शायद ही कभी यूनिया को इतना लड़कियों वाला पक्ष प्रकट करते देखा था। वह शीशे के सामने अपने मेकअप को ध्यान से संवार रही थी, मानो वह अपने प्रेमी से मिलने वाली हो और अपना सबसे प्यारा पक्ष उसके सामने प्रस्तुत करना चाहती हो। उसने देखा कि यूनिया अपने कॉलर के बटन खोल रही थी, जिससे उसकी गर्दन पर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। उसकी गोरी त्वचा पर गहरे और बैंगनी रंग के चोट के निशान, जो आश्चर्यजनक रूप से ध्यान देने योग्य थे, जिससे वेई किंग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वे हाथों से बनाए गए हों। एक युवती की गर्दन पर गला घोंटने के निशान, ये काफी दिलचस्प था। वेई किंग की निगाहें महसूस करते हुए यूनिया ने अपनी बाहें उठाईं और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। उस मुस्कुराते हुए भाव ने वेई किंग को तुरंत अपनी आंखें नीचे करने पर मजबूर कर दिया। उसकी घबराहट अवचेतन थी। वेई किंग, हम काम पर साझेदार हैं और जीवन में हम दोस्त हो सकते हैं, है ना? यह एक चेतावनी थी। वेई किंग की आंखें झुक गईं। डॉक्टर निक्स, मैंने कुछ नहीं देखा। नहीं। यूनिया उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया, धीरे से मुस्कुराई और कहा, क्या आप चुपचाप मेरे दबंग तरीकों की आलोचना कर रही हैं? वेई किंग ने जल्दी से ऊपर देखा। नहीं। इतना घबरा क्यों रहे हो? मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मुझे जियाओ जी कहो, मैंने अभी तुम्हें बताया था और तुम फिर भूल गए। एक कुशल सर्जन के लिए भुलक्कड़ होना अच्छी आदत नहीं है। ऐसा लग रहा था कि वेई किंग उसका मतलब समझने लगा था।
आप किससे मिलने जा रहे हैं? उसने अचानक ऊपर देखते हुए पूछा। यूनिया हल्के से मुस्कुराए, उसकी आंखों में प्रशंसा के भाव थे। वेई किंग ने मन ही मन राहत की सांस ली, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह भूत द्वार से बाल बाल बच गई हो। यूनिया ने खुद को आईने में देखा, जो उसने देखा उससे खुश थी, और उसने अपने कॉलर को बटन लगाया जिससे उसकी सुंदर गर्दन पूरी तरह से चिप गई। उसने अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर जाते हुए पीछे मुड़कर देखा। वे गहरी और सुंदर आंखें एक सौम्य चमक से चमक रही थीं, जिससे वह अविश्वसनीय रूप से कोमल लग रही थी। मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। यूनिया ने टैक्सी लेकर जियांगजोऊ नंबर 1 हाई स्कूल के मुख्य द्वार तक पहुंची, जहां उसने किराया चुकाया और कार से बाहर निकल गई। स्कूल के सामने फीनिक्स वृक्षों का घना झुरमुट था। यूनिया उनके नीचे खड़ी थी, उसकी लाल स्कर्ट हल्की सी लहरा रही थी, वह किसी पेंटिंग की तरह सुंदर ढंग से खड़ी थी। डिंगलिंगलिंग, कक्षा समाप्ति की घंटी बजी। जल्द ही छात्रों के समूह स्कूल के गेट से बाहर निकलने लगे। यूनिया चुपचाप भीड़ में उस युवक की आकृति को खोजती रही। कई छात्रों ने स्कूल के सामने खड़ी लड़की को देखा, उसका चेहरा स्पष्ट रूप से न देख पाने के बावजूद उसका लंबा और पतला शरीर तथा उसका शांत और सुरुचिपूर्ण व्यवहार अभी भी आश्चर्यजनक था। वह कौन है? वह सुंदर है, लगता है वह किसी का इंतजार कर रही है। क्या हमें उसके पास जाकर उसका वीचैट मांग लेना चाहिए? लड़कों का एक समूह हंस रहा था और बातें कर रहा था, उनकी दिल धड़काने वाली निगाहें उस लड़की पर टिकी थीं। आखिरकार बास्केटबॉल पकड़े एक लंबा लड़का हिम्मत जुटाकर उसके पास गया। हेलो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम कहीं मिले हों। सबसे हास्यास्पद पिकअप लाइन। लड़के ने लड़की की कोमल और शांत मुस्कान देखी और अचानक उसकी अद्भुत सुंदरता को देखकर अवाक रह गया। यूनिया थोड़ा मुस्कुराया और लगभग मना करने ही वाला था कि अचानक पीछे से लड़के का कॉलर पकड़ लिया गया और उसे ऊपर खींच लिया गया। साथ ही उसके कानों में एक डरावनी आवाज गूंजने लगी, जो शैतान की फुसफुसाहट की तरह थी। तुम नरक से मिलने वाले हो। यूनिया की आंखें खुशी से चमक उठी जब उनकी नजर उस लंबे युवक पर पड़ी। उसके पीछे एक चमक थी। युवक का सुंदर लेकिन उदास चेहरा एक हल्की सुनहरी रोशनी से रंगा हुआ था, जो उसकी आंखों को चुभने वाली थी। भाईयान, अध्याय 226, 107 अनजाने में तुमसे प्यार हो गया। यानसोंग ने उसका हाथ छोड़ दिया और युवक को बिना किसी प्रयास के अपने पीछे फेंक दिया। लड़का लड़खड़ाकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। युवक बाइक पर था, उसका एक पैर अभी भी जमीन को छू रहा था, वह और भी दुबला पतला तथा अत्यंत आकर्षक दिख रहा था। बैकलाइट के सामने देखने पर उसका चेहरा कुछ अस्पष्ट था, लेकिन उसकी गहरी भौहें और ठंडी गहरी निगाहें उसके दिल तक चुभ रही थीं। जी यूनिया, अनजान आदमियों से बात मत करो, उसने दबंग और अहंकारी लहजे में कहा। यूनिया ने उसे कुछ हद तक मंत्रमुग्ध होकर देखा। यानसोंग की भौहें इतनी कसी हुई थीं कि वे एक मक्खी को कुचल सकती थीं। क्या तुम बहरे हो? उसने अचानक बीच वाक्य में दिशा बदल दी। क्या तुमने मुझे बात करते नहीं सुना? वह बहुत करीब था, उसने लगभग एक सीमा पार कर ली थी। उसे याद आया कि बचपन में वो और यूनिया इन्हीं शब्दों को लेकर झगड़ते थे। अब उसे यूनिया की कुछ समझ आ गई थी। ऐसे भाई के साथ उसे जिंदगी भर इन शब्दों से नफरत रही होगी। उन्होंने स्वयं को याद दिलाया कि एक ही गलती दोबारा नहीं दोहरानी है। वह उस समय यूनिया के ठंडे और दृढ़ भाव को कभी नहीं भूल सकता था, जिसने उसके दिल पर गहरी छाप छोड़ दी थी। पिछले 10 सालों में उसने अनगिनत बार इसके बारे में सोचा था और अपने अहंकार के बावजूद उसे स्वीकार करना पड़ा था। वह सचमुच गलत था। वे अनकहे शब्द क्या थे? बहरे या गूंगे? यूनिया ने हल्की सी मुस्कान दी। एक अच्छी शुरुआत, ये साबित करते हुए कि भाईयान उसके लिए बदलने को तैयार था। वह उसके पास जाने के लिए आगे बढ़ी। वह बहुत लंबा था, इसलिए उसका चेहरा साफ देखने के लिए उसे अपना सिर पीछे झुकाना पड़ा। भाईयान, मैंने उससे बात नहीं की, उसने कहा। उसके विनम्र रूप ने यानसोंग के दिल की बेचैनी को कम कर दिया। युवक अजीब तरह से जमीन से उठा और यानसोंग को देखते ही उसका चेहरा, जो पहले झुंझलाहट से लाल हो गया था, अचानक बदल गया। वरिष्ठ कहकर उसने फिर से उस प्यारी सी मुस्कुराती शालीन लड़की की ओर देखा। वह लड़की, जो इतनी सुंदर और कुलीन दिखती थी, अब इस लड़के के सामने ऐसी लग रही थी मानो स्वर्ग से धरती पर आ गिरी हो। उसकी मुस्कान में सांसारिक आकर्षण की झलक थी। यानसोंग की डरावनी निगाहों के सामने युवक ने और देखने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से वहां से जाने के लिए मुड़ गया। ये लड़की कौन थी, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि यानसोंग के साथ उसका क्या रिश्ता था? यानसोंग जहां भी जाता एक चमकते हुए प्रकाश स्तंभ की तरह होता और स्वतः ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता। स्कूल के गेट से बाहर निकलती लड़कियां उसकी आकृति को अपनी निगाहों से देखती, उसे एक लड़की से बात करते और एक छेड़खानी करने वाले लड़के को सबक सिखाते हुए भी देखती। वो लड़का भी काफी मशहूर था, स्कूल की बास्केटबॉल टीम का मुख्य खिलाड़ी। वह लड़की कौन है? मनुष्यों का देवता वास्तव में उससे बात कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इतना खुश हो जाऊंगा कि बेहोश हो जाऊंगा। वह लड़की बहुत भाग्यशाली है। हालांकि वह सुंदर है, फिर भी मुझे कहना है, मेरे पुरुष देवता को मत चुराओ। लड़कियों का एक समूह बातें कर रहा था और अटकलें लगा रहा था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह और भी अधिक आश्चर्यजनक था। यानसोंग अपने पीछे हो रही शोरगुल भरी बातचीत से परेशान होकर भौहें चढ़ाकर चाओ यूनिया की ओर हल्की सी भौहें चढ़ाते हुए बोला, चलो। यूनिया ने नंगी पिछली सीट की ओर देखा और अपने होंठ भींच लिए। भाईयान, मैं तो पैदल चलना पसंद करूंगी, उसने कहा। यानसोंग ने हताश होकर आंखें घुमाईं, एक हाथ से उसकी बांह पकड़ी, उसे अपनी बाहों में खींचा और फिर उसकी पतली कमर पर उसके बड़े हाथ ने हल्का सा जोर लगाया। अगले ही पल वह बाइक के क्रॉसबार पर बैठी थी। यूनिया ने हौंकते हुए सहजता से अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लीं और उसकी पकड़ में झुक गई। उसके कान के पास एक हल्की सी हंसी की आवाज आई, जिसमें खुशी का भाव था, और उसके गाल के नीचे छाती में कंपन हुआ, जिससे यूनिया का चेहरा और भी गर्म हो गया। जैसे ही वह अपना सिर उठाने वाली थी, यानसांग उसके कान के पास फुसफुसाया, मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊं? यूनिया ने हिचकिचाते हुए फुसफुसाते हुए कहा, बाइक से।
ये थोड़ा दूर होगा, मैं तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी के किनारे तक ले जाऊंगा। उसकी धीमी आवाज में कोमलता की एक फुसफुसाहट छिपी थी। कोमलता का वह स्पर्श रेशम की तरह यूनिया के दिल में उतर गया। उसने अपना सिर उसकी बाहों में टिका दिया, अपनी बाहें उसकी पतली कमर के चारों ओर मजबूती से लपेट लीं, उससे आ रही ताज़ी घास की खुशबू को सूंघा और होठों पर मीठी मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं। ठीक है, उसने जवाब दिया। उसने पता दिया और यानसोंग ने अपनी नज़रें नीचे करके उसकी ओर देखा। कसकर पकड़ो। अगले ही पल साइकिल तीर की तरह तेजी से आगे बढ़ी। हवा उसके कानों के पास से गुजरी और उसके बादल जैसे बाल ऊपर उठ गए। उसके बाल उसके चेहरे से टकराए और उस लड़की की हल्की सी खुशबू हवा में घुल मिल गई। उस नाजुक सी खूबसूरती को अपनी बाहों में लिए साइकिल चलाते हुए यानसोंग के विचार भटक रहे थे। हर कोई अचंभित था। उनके पुरुष देवता, जो हमेशा से ही लड़कियों की स्वीकारोक्ति के प्रति उदासीन और उच्च विचार वाले रहे थे, वास्तव में एक लड़की को अपनी बाइक के क्रॉसबार पर बैठा रहे थे और उससे बहुत ही विनम्रता से बात कर रहे थे। अरे क्या सूरज पश्चिम से उगाया था। जैसे ही वे वहां से निकले, स्कूल का मंच फट पड़ा। ये पुरुषों के देवता और एक लड़की की अंतरंग तस्वीरों से भरा पड़ा था। अध्याय 227 107 अनजाने में तुमसे प्यार हो गया _2। ईर्ष्या, जलन और घृणा बहुत अधिक है। ये श्याओ अपना स्कूल बैग पीठ पर लटकाए बाहर चली गई, लेकिन वह रोमांचक दृश्य देखने से चूक गई। उसने अपने पीछे कुछ लड़कियों को फोन पर बातें करते सुना, फोन छीन लिया और लड़कियों ने बिना कोई आवाज़ किए जल्दी से सिर झुका लिया। ये श्याओ ने तस्वीर को बड़ा करने के लिए उस पर क्लिक किया। लड़के का लंबा कद लड़की के चेहरे को पूरी तरह से छिपा रहा था, सिर्फ उसके लहराते लंबे बाल और लाल पोशाक ही दिखाई दे रही थी। फोन की ठंडी स्क्रीन के बावजूद दोनों के बीच का अस्पष्ट माहौल साफ दिखाई दे रहा था। और तो और यानसोंग, जो हमेशा लड़कियों से दूरी बनाए रखता था, न सिर्फ उससे बातें कर रहा था बल्कि उसे गले लगाकर पकड़कर बाइक भी चला रहा था। कौन यकीन करेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा था, खासकर इसलिए क्योंकि यानसोंग को महिलाओं से डर लगने की गंभीर समस्या थी और आमतौर पर कोई भी उसके कपड़ों के किनारे को छूने की हिम्मत नहीं करता था। अफवाह यह है कि यह लड़की बचपन की दोस्त होगी। मंचों पर कई लोगों ने इसी तरह का संदेह व्यक्त किया है। ये श्याओ ने अपना फोन कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में क्रूरता की एक लकीर चमक रही थी। लीनान बाहर आया और उसके कान में फुसफुसाया, ज़ियाओ, मुझे सब कुछ पता चल गया है। ये श्याओ की आंखें तेज हो गईं, उसकी बाहें ऊपर उठ गईं। बोलो। लीनान झुकी और फुसफुसाई, कांग जिनिक्सियन की भतीजी, यून परिवार की मिस जी यून्या। जी यून्या। ये श्याओ उस नाम से अनजान थी। लीनान ने तुरंत उसे एक अखबार दिया जो उसने पहले से तैयार किया था और शीर्षक की ओर इशारा किया। वह हाल ही में देश लौटी है और उसकी उपस्थिति ने काफ़ी हलचल मचा दी है। मीडिया ने उसे जियांगजू की नंबर 1 सोशलाइट करार दिया है। ये श्याओ के होंठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। नंबर 1 सोशलाइट, मानो वह योग्य है। कुछ सोचते हुए उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या आपने कहा कि वह कांग जिनिक्सियन की भतीजी है? लीनान ने सिर हिलाया। हाँ, कांग जिनिक्सियन यून परिवार की दत्तक पुत्री है और इस जी यून्या को उसके परिवार ने 5 साल की उम्र में विदेश भेज दिया था और वह अभी देश लौटी है। वापस आने के ठीक बाद कांग जिनिक्सियन के साथ कुछ हुआ और मुझे लगता है कि यह जी यून्या से असंबंधित नहीं हो सकता। ये श्याओ ने समाचार पर एक बार फिर ध्यान से नजर डाली। उसमें जी यून्या की तस्वीर थी, एक धुंधली आकृति, लेकिन एक बहुत ही सुंदर और अविस्मरणीय आचरण। बिल्कुल सही चरित्र, उसके पतले होंठ थोड़े मुड़े। चलो चलें, ये श्याओ ने दूर जाते हुए कहा। लीनान अपने विचारों के बारे में अनिश्चित, थोड़ा आशंकित महसूस कर रही थी। ज़ियाओ, क्या मैं इस जी यून्या को सबक सिखाने के लिए किसी को ढूंढूं? लीनान ने संकोच से पूछा। ये श्याओ ने उसे एक नज़र देखा और लीनान ने उसके पतले होठों से 2 शब्द सुने। मूर्ख। लीनान ने तुरंत अपना सिर झुका लिया। जी यून्या कोई साधारण चरित्र नहीं है, हम देखेंगे, ये श्याओ ने कहा। अपनी आंख के कोने से ये श्याओ ने एक लड़के को अपने पास से गुजरते हुए देखा जो इतना शांत था कि लगभग दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसने अपनी भौहें उठाईं और उसका रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़ी। निंग जिहुआन, मैंने अभी तुमसे उस दिन का हिसाब नहीं चुकाया है। अगर तुम अभी झुककर दया की भीख मांगोगे तो शायद मेरा मूड ठीक हो जाए और मैं तुम्हें छोड़ दूं, उसने कहा। लड़का चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। उसकी आंखें मृतसागर की तरह स्थिर थीं, जिससे उसका दिल अनायास ही कांप उठा। बिना कुछ कहे लड़का उसके चारों ओर घूमकर चला गया। उसका दुबला पतला शरीर भीड़ में दूर होता जा रहा था। ध्यान भटकने के उस क्षण में वह पहले ही बहुत दूर जा चुका था। गुस्से में ये श्याओ अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखकर कसम खाने से खुद को नहीं रोक सकी। निंग जिहुआन, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक दिन मैं तुम्हें घुटनों के बल बैठकर दया की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगी। सड़क के किनारे खड़ी एक काले रंग की सेडान कार की ओर बढ़ते हुए निंग जिहुआन नीचे झुका और कार में बैठ गया। जैसे ही ड्राइवर ने उसके लिए दरवाजा खोला, कार धीरे धीरे यातायात में शामिल हो गई। निंग जिहुआन ने खिड़की से बाहर तेजी से पीछे हटते दृश्य को देखा। उसकी निगाहें कुछ खाली थीं। उसे वह दृश्य याद आया जो उसने अभी अभी देखा था। अचानक उसने अपना हाथ अपने हृदय पर रखा। उसकी नाजुक भौं थोड़ी सी सिकुड़ गई। उसने हल्की सी आह भरी। उसकी आंखें उदासी के कारण झुक गईं। उसी समय उसका फोन बज उठा। जिजिन, क्या तुम्हारा स्कूल खत्म हो गया? निंग जिजिन की शांत आवाज़ फोन पर आए। मैं घर के रास्ते में कार में हूँ। मैं तुम्हें एक पता दूंगी। ड्राइवर से कहो कि वह तुम्हें सीधे वहां ले जाए। मेरे पास अब और समय नहीं है जिजिन। अब तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जिस पर बड़ी बहन भरोसा कर सकती है। कई चौराहों को पार करने और काफ़ी देर तक चलने के बाद इतना लंबा कि यून्या को ऐसा लगा जैसे उसने झपकी ले ली हो। वे वहां पहुंचे। हम यहाँ हैं। यानसोंग की धीमी आवाज़ उसके कान के पास आए। यून्या ने अपना सिर उसके आलिंगन से उठाया और पड़ोस सुनहरे धुंधलके में नहाया हुआ था जो बहुत सुंदर लग रहा था। यानसोंग ने पड़ोस के प्रवेश द्वार पर बाइक खड़ी की और यून्या के साथ अंदर चला गया।
उन्होंने यूनिट नंबर ढूंढ लिया और लिफ्ट से 5वीं मंजिल पर चले गए। यूनिया ने दरवाजे की घंटी बजाई और जल्द ही अंदर से आवाज आई, कौन है? यह मैं हूँ, आंटी डाई, यूनिया ने जवाब दिया। अगले ही पल धातु का प्रवेश द्वार अंदर से खुल गया और जी डाई खुशी से चिल्लाया, यूया, ये तुम हो, तुम वापस आ गई हो। यूनिया के पीछे खड़े लंबे और सुंदर लड़के को देखकर जी डाई की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, और यह कौन हो सकता है? एक दोस्त, यूनिया ने मुस्कुराते हुए कहा जब वह अंदर आई, जबकि यान सोंग ने अपने होंठ भींच लिए लेकिन कुछ नहीं कहा। अध्याय 228, 107 अनजाने में तुमसे प्यार हो गया। तो तुम यूनिया की दोस्त हो, अंदर आओ यूनिया, अपनी दोस्त का अच्छे से ख्याल रखना, मैं चाय बनाती हूँ। यूनिया ने उसे पकड़ लिया। आंटी डाई, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस आह जीव को देखने के लिए वापस आया हूँ और फिर चला जाऊँगा। जाने से पहले उसने आह जीव की देखभाल आंटी डाई को सौंप दी थी। इतने दिनों बाद उसे पता ही नहीं था कि वह नन्हा सा बच्चा कैसा है। आह जीव, यान सांग ने भौहें चढ़ाईं, यह क्या है? जब जी डाई ने इसका जिक्र किया तो उसने आह भरते हुए कहा, आपकी बिल्ली बहुत आलसी है, सारा दिन आपके कमरे की बालकनी में ही बैठी रहती है। सिर्फ खाना खाते समय ही हिलती डुलती है, बाकी समय बस वहीं बेसुध पड़ी रहती है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वह मर गई है। यूनिया ने कमरे का दरवाज़ा खोला। एक छोटी सी सफ़ेद बिल्ली बालकनी में सुनहरी धुंधलके में बैठी थी, उसका सफ़ेद फर धूप में चमकती सुनहरी सुइयों की तरह चमक रहा था। यूनिया ने जाकर उसे उठाया। आह जीव, तुम मोटी हो गई हो, है ना? परिचित गंध को महसूस करते हुए आह जीव ने म्याऊं म्याऊं की, धीरे धीरे अपनी आलसी आंखें खोली और यूनिया के आलिंगन में सिमट गई, मानो यूनिया ने उसकी आंखों में शिकायत का संकेत देखा हो। वह अपना चेहरा उसके फर पर रगड़ने से खुद को नहीं रोक सका। आह जीव, क्या मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं? ठीक है। म्याऊं, तो फिर आप सहमत हैं? यान सोंग आया और बिल्ली के बच्चे की मूंछों को चुटकी काटते हुए बोला, छोटी सी बात है, तुम वास्तव में अभी भी जीवित हो? यूनिया ने दुखी होकर कहा, भाई यान, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम कह रहे हो कि मैं इसे मार डालूंगा? जब उसने इसका उल्लेख किया तो उसे गली में हुई घटना याद आ गई और वह यान सोंग की ओर देखकर मुस्कुराए। भाई यान, आप आह जीव के जीवन रक्षक हैं। यान सोंग थोड़ा असहज लग रहा था, वह यूनिया और आह जीव को छोड़कर हर जगह देख रहा था। मैंने उस दिन आपको गलत समझा था। यूनिया ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और आह जीव को यान सोंग के सामने उठाते हुए कहा, आह जीव, उसके बिना आज तुम नहीं होती। अब से तुम्हें उसका चेहरा अच्छी तरह याद रखना चाहिए। ये कहते हुए उसने आह जीव को यान सोंग की बाहों में धकेल दिया। यान सोंग मुंह बनाते हुए तेजी से पीछे हटा और जैसे ही वह उसे छोड़ने वाला था, आह जीव जमीन पर गिरने ही वाली थी। आह जीव, यान सोंग ने आंखें सिकुड़ी, अपना लंबा हाथ बढ़ाया और आह जीव वापस उसके आलिंगन में थी। आह जीव अब भी पहले की तरह आलसी लग रही थी, उसे इस बात का पता ही नहीं था कि वह अभी अभी घोस्ट गेट पर टहल कर आई थी। यूनिया ने उसकी छाती थपथपाई, तुमने मुझे अभी डरा दिया। यान सोंग ने अपनी बाहों में बैठे छोटे जीव को देखकर भौहें चढ़ाईं, उसकी भौहों पर कुछ चिड़चिड़ाहट दिखाई दे रही थी, लेकिन यूनिया को देखने के बाद उसने अपने होठों को एक साथ दबाया और कुछ नहीं कहा। यूनिया ने हल्की हंसी के साथ अपने होंठ भींच लिए। भाई यान के रोगाणु भय से निपटने का समय आ गया था। यूहा, क्या तुम आज रात जा रही हो? आंटी डाई ने दरवाजे के बाहर से पूछा। नहीं, मैं थोड़ी देर में जाऊंगा। तो फिर क्यों ना आप अपने सहपाठी को रात के खाने पर बुला लें और फिर चले जाएं? यूनिया ने यान सोंग की तरफ देखा। भाई यान, चाचा चाची घर पर नहीं है, क्यों ना हम यहीं रात का खाना खा लें? यान सोंग ने अपनी नाक से गुनगुनाया, सस, छोटी सी चीज, इधर उधर मत घूमो। यान सांग ने आह जीव की पूंछ पकड़कर उसे हवा में लटका दिया और आह जीव को दयनीय रूप से म्याऊं करते देख भौहें चढ़ा दी। यूनिया ने आह भरी और आह जीव को अपनी बाहों में ले लिया। भाई यान, तुम्हें एक छोटी सी बिल्ली के बच्चे को भी क्यों परेशान करना है? यह इतना प्यारा है, तुम इसे चोट पहुंचाने का साहस कैसे कर सकते हो? उसकी शिकायत का लहजा ऐसा लग रहा था मानो यान सोंग ने कोई जघन्य अपराध किया हो। यान सोंग ने आह जीव को घूरा, जो अब यूनिया की बाहों में लिपटा हुआ था। आह जीव ने उसकी तरफ देखा और उन सुस्त हरी आंखों में यान सोंग को लगा जैसे उसने एक क्षणिक विजय का भाव देखा हो। सचमुच बहुत अजीब है। अचानक यान सांग के मन में एक बहुत गंभीर प्रश्न आया, ये नर है या मादा? यूनिया आश्चर्यचकित रह गया। भाई यान, आपने क्या कहा? पुरुष या महिला? यूनिया ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। भाई यान, ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है? अचानक यान सोंग ने आह जीव को उसकी बाहों से छीन लिया, उसकी पूंछ पकड़ ली और उसके पीछे का निरीक्षण किया। जूंग जियुए के पास एक बर्मी बिल्ली हुआ करती थी और उस समय वह और यान के बिल्ली के लिंग को लेकर झगड़ भी चुके थे। यान सोंग के लिए बिल्ली का लिंग पहचानना बहुत आसान था। यान सोंग को अचानक आह जीव को उसके लिंग की जांच करने के लिए ले जाते देख यूनिया खुद को खुश होने से नहीं रोक सकी। भाई यान, आप क्या कर रहे हैं? पता चला कि यह एक नर है। यान सोंग को अचानक अंदर से गुस्सा आया और वह उस नन्हे जीव का गला घोंटने की इच्छा को बड़ी मुश्किल से दबा पाया। वह हल्की सी मुस्कान के साथ यूनिया की ओर मुड़ा। अब से इस नन्हे जीव का ख्याल मुझे रखने दो, मेरी माँ के पास एक बर्मी बिल्ली हुआ करती थी, मुझे इस मामले में काफ़ी अनुभव है। यूनिया ने आह जीव की तरफ देखा, जो उसे दयनीय दृष्टि से देख रही थी और उदास होकर म्याऊं कर रही थी। वह उसे पकड़ना चाहती थी, लेकिन यान सोंग ने आह जीव को उसके ऐसा करने से पहले ही अपनी बाहों में उठा लिया और यूनिया से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक छोटे जानवर के साथ बुरा व्यवहार करूंगा? मैं वाकई बहुत दयालु हूँ। अध्याय 229, 107 अनजाने में तुमसे प्यार हो गया। यूनिया ने मन ही मन सोचा कि भाई यान अपने बुरे स्वभाव के बावजूद वास्तव में एक शुद्ध और दयालु हृदय का मालिक था, अन्यथा वह उस दिन आह जीव को बचाने के लिए अपने रास्ते से नहीं हटता। भाई यान, तुम्हें स्कूल जाना है और राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा जल्द ही होने वाली है। तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं होगा।
यूनिया ने अपनी चिंता व्यक्त की और यान सोंग ने बेपरवाही से हाथ हिलाया। बस इतना सुनिश्चित करो कि तुम मुझे अच्छी तरह से अंग्रेजी पढ़ाओ और जब समय आएगा मैं तुम्हें राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च अंक दिलाकर वापस लाऊंगा। यूनिया ने अपने होंठ भींच लिए और मुस्कुराए, उसकी आंखें चमक रही थीं। हाँ, अपने पिछले जीवन में भाई यान उस वर्ष गाओकाओ के राष्ट्रीय शीर्ष स्कोरर थे, जो गौरवशाली रूप से गर्वित और विजयी रूप से संतुष्ट थे। आज जीव खुश नहीं थी, यानसोंग की गोद से छूटने के लिए छटपटा रही थी। पहली बार उसने इतनी कोशिश की थी। उसकी चीख में दयनीयता और आक्रोश दोनों थे। यानसोंग ने उसे ठंडे चेहरे से घूरते हुए कहा, अपने आप को संभालो। जितना अधिक उसने ऐसा कहा, आज यू उतना ही अधिक संघर्ष करने लगी, जिससे यूनिया ने अपना हाथ बढ़ाया। भाई यान, मुझे उसे फिर से पकड़ने दो। यानसोंग ने अनिच्छा से अपनी पकड़ ढीली कर दी। जैसे ही आज यू यूनिया की बाहों में थी, वह शांत हो गई, जिससे यानसोंग की मुट्ठियां अनियंत्रित रूप से बंद हो गईं। उस छोटे जीव को अनुशासित करने की आवश्यकता थी। यूनिया ने आहजीव की पीठ पर धीरे से हाथ फेरा। आहजीव, भाई यान तुम्हें सचमुच पसंद करता है। तुम्हें आज्ञाकारी होना चाहिए, ठीक है? कोई नाटक मत करो। यानसोंग अपनी आंखें सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक सका। उनकी आंखों में चिंगारियां उड़ रही थीं। इस छोटे से जीव में क्या गुण थे कि यूनिया ने उससे इतनी विनम्रता से बात की? म्याऊं म्याऊं। आहजीव बस गंभीर रूप से चिल्लाया, अपने पंजे फैलाए और यूनिया के आलिंगन में घुस गया। उसके अगले पंजे अनजाने में यूनिया के कॉलर पर लगे मेढक टॉगल पर फंस गए और एक हल्के से खींचने पर टॉगल खुल गया, जिससे यूनिया की पीली गर्दन और उस पर चौंकाने वाला चोट का निशान दिखाई दिया। किसी भी प्रकार का मेकअप उस चोट को नहीं छिपा सकता था। यानसोंग की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और अचानक उसने यूनिया का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। उसकी अचानक हुई इस हरकत से चौंककर यूनिया चिल्लाई, भाई यान, तुम क्या कर रहे हो? यानसोंग ने उसे एक हाथ से कसकर अपनी बाहों में जकड़ रखा था, जबकि दूसरे हाथ ने बेरहमी से उसकी कमीज का कॉलर फाड़ दिया था, जिससे उसकी पतली गर्दन पूरी तरह से उसकी नजरों के सामने आ गई थी। वहां हाथ के निशान के आकार का एक बैंगनी रंग का निशान था, जो साफ तौर पर जबरदस्ती से लगाया गया था, जिसकी गंभीरता के बारे में सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। यूनिया ने अपना सिर झुका लिया और अगले ही पल एक मजबूत हाथ ने उसकी ठुड्डी को बलपूर्वक ऊपर उठा दिया। उसकी निगाहें कोमल और स्पष्ट थीं, क्योंकि वह चुपचाप उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखें मुरझाए हुए आड़ू के फूलों की तरह थीं, लेकिन उस समय वे धुंधली और ठंडी थीं, मानो किसी तूफान का पनाह ले रही हो, और कमरे का तापमान अचानक शून्य से नीचे गिर गया। जी यूनिया, क्या तुम मुझे नहीं समझाओगी? यूनिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए पकड़े जाने पर कोई शर्मिंदगी नहीं दिखाई। भाई यान, कभी कभी बहुत अधिक जानना अपने लिए अच्छा नहीं होता है। यानसोंग की निगाहें धुंधली पड़ गईं जब उसने यूनिया के शरीर को खींचकर दीवार से टकराया। वह दर्द से चीख पड़ी। अगले ही पल उसके कमजोर कंधों को उसकी जलती हुई हथेलियों ने जकड़ लिया। उसका तेजस्वी चेहरा उसके चेहरे से सट गया। उसकी आंखें उसकी आंखों में गहराई से खोज रही थीं। कल रात जब आपने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई थी तो आप ठीक थे, लेकिन आज सुबह मुझे लग रहा था कि आपके साथ कुछ गड़बड़ है। उसने उसके चेहरे पर लगे रूजे को पोंछने के लिए अपना हाथ उठाया। उसकी निगाहें ठंडी और डरावनी थीं। तुम कभी मेकअप नहीं करती, फिर भी आज तुमने बहुत हल्का मेकअप किया है। तुम क्या छुपाना चाह रही हो? कल रात जाने के बाद तुमने क्या किया? यूनिया ने धीरे से अपनी पलकें नीचे कर लीं। अगले ही पल उसने जबरदस्ती उसकी ठुड्डी उठाई और उसे अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर किया। मेरी आंखों में देखो जी यूनिया, क्या सच बोलना वाकई इतना मुश्किल है? म्याऊं म्याऊं। आजीव उसकी बाहों में दयनीय रूप से चिल्लाई, लेकिन कोई भी इस पर ध्यान देने के मूड में नहीं था। उसने अपने होंठ खोले, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि वह कुछ नहीं कह सकती। वह कैसे समझा सकती थी? इससे भाई यान डर जाएगा। वह सोचता कि वह पागल है, मनोरोगी है, भयानक है। उसे क्या करना चाहिए? वह क्या कर सकती है? उस पल उसकी कभी अनमोल शांति गायब हो गई। उसका डर बेबुनियाद नहीं था। अगर भाई यान को पता चल गया तो वह उससे नफरत करेगा, है ना? जागृति इतनी तेजी से, इतनी अप्रत्याशित रूप से आई कि उसके पास तैयारी करने का कोई समय नहीं था, और बस इसी तरह वह वापस नरक में गिर गई। उसकी साफ और निर्मल आंखें उसके सामने खड़े युवक को घूर रही थीं। उसके चेहरे के भाव किसी तुलिका के स्ट्रोक जैसे थे, जो उसके दिल की गहराइयों में गहराई तक उतर गए थे। तिरछी उभरी हुई भौहें, गहरी और ठंडी आड़ू के फूलों जैसी आंखें, ऊंची नाक और थोड़े से खुले हुए पतले होंठ। उसने अपनी पतली उंगलियां उठाईं, उसकी भौहों और चेहरे को छूते हुए। उसकी ठंडी उंगलियां अंतहीन कोमलता से भरी थीं, एक तरह से जो कि अकथनीय रूप से रीढ़ को कंपा देने वाली थी। यानसोंग ने गहरी भौहें चढ़ाईं और अचानक अपना हाथ झटक दिया। जी यूनिया, मैं आपसे बस एक शब्द कहना चाहता हूँ, आपको यह चोट कैसे लगी? अध्याय 230, 107 अनजाने में तुमसे प्यार हो गया। उसकी आंखों की गहराई में ऐसा लग रहा था मानो लहरें उठ रही हों, फिर भी वे तुरंत ही एक हल्की चमक की परत से ढक जाती थीं, जिससे क्षण भर के लिए ऐसा लगता था कि यह एक भ्रम है, कुछ बताने को नहीं है। उसके लाल होंठ थोड़े से खुल गए और वे 4 हल्के शब्द उसके दांतों से रिस गए, जिससे यानसोंग का रंग तुरंत बदल गया। उसने उसे गहराई से देखा। उसकी आंखों में इतनी जटिल और निराशाजनक नजर थी कि यूनिया का दिल पूरी तरह से रसातल में डूब गया। अचानक उसने उसका हाथ छोड़ दिया और जाने के लिए मुड़ा। उसका लंबा सिलहूट इतना दृढ़ था मानो उसके जाने के साथ ही वह उसकी दुनिया से पूरी तरह से गायब हो जाएगा। धमाका, दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसने आंटी डाई की प्रश्नवाचक आवाज सुनी। दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज सुनी। वह धीरे धीरे दीवार के सहारे नीचे खिसक गई और फर्श पर बैठ गई। खिड़की के बाहर की ठंडी चांदनी अंदर आ रही थी, जो एकांत कमरे को रोशन कर रही थी। उसने खुद को कसकर गले लगा लिया। आजीव, भाई यान अब से मुझसे नफरत करेगा। मुझे क्या करना चाहिए? उसके मुझसे नफरत करने के बारे में सोचने मात्र से ही मेरा दिल बहुत दुखता है, उसने खुद से कहा। उसकी धीमी आवाज खाली कमरे में धीरे धीरे गूंज रही थी, जो बेवजह दुखद थी। तुम सही थे, अब सपने से जागने का समय आ गया है। मेरे जैसा कोई, मैं खुशी का हकदार नहीं हूं।
अंधेरे में लड़की ने धीरे से अपना शुद्ध सफेद चेहरा ऊपर की ओर झुकाया। चांदनी उसके क्रिस्टल आंसू से प्रतिबिंबित हो रही थी, साथ ही उसके मुंह के कोने पर शांत लेकिन कोमल मुस्कान भी चमक रही थी। जीडाई ने देखा कि युवक बिना किसी प्रश्न का उत्तर दिए गुस्से में चला गया और यूनिया के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए रसोई से बाहर चला गया। यूया, तुम्हारे दोस्त को क्या हुआ? क्या उसे खाने के लिए नहीं रुकना चाहिए था? वह अचानक क्यों चला गया? तुम्हारा कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? दरवाजा अचानक अंदर से खुल गया और लड़की एक छोटे बिल्ली के बच्चे को गोद में लिए चुपचाप खड़ी थी। उसकी पीठ उस अंधेरे से सटी हुई थी जो आत्माओं को निगलता हुआ प्रतीत हो रहा था, बेवजह दमनकारी। वह अंधेरे से बाहर निकली, उसकी आंखें चमकदार और कोमल थीं और वह बहुत सुंदर लग रही थी। आंटी डाई, उन्हें कुछ जरूरी काम था और उन्हें पहले ही निकलना पड़ा, शायद आपको अलविदा कहे बिना। वो आमतौर पर बहुत विनम्र रहते हैं। जीडाई ने आश्चर्य से कहा, तो फिर कोई जरूरी काम रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि कुछ गड़बड़ नहीं हुई होगी। मुझे लगा कि तुम दोनों में झगड़ा हो गया है। उसके शब्द यूनिया पर एक अर्थपूर्ण नजर के साथ गिरे। यूनिया मंद मंद मुस्कुराई, मैं इतनी सहज हूँ, मैं किसी से कैसे झगड़ा कर सकती हूँ? आप बहुत ज्यादा चिंता कर रही हैं आंटी डाई। जीडाई ने सिर हिलाया, वास्तव में हमारी यूनिया इतनी अच्छी स्वभाव वाली है, कौन आपसे बहस करना चाहेगा? वह रहस्यमय ढंग से यूनिया की ओर झुकी, क्या वह तुम्हारा पीछा कर रहा है? वह काफी अच्छा दिखता है, उसके परिवार की क्या स्थिति है? उसके माता पिता क्या करते हैं? यूनिया ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और सीढ़ियों की ओर चली गई। आंटी डाई, आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। हम तो बस साधारण दोस्त हैं। जीडाई को विश्वास नहीं हुआ, क्या ये सचमुच साधारण दोस्त हैं? यूनिया ने हाँ में सिर हिलाया, वाकई में बस साधारण दोस्त। अगर मुझे कभी कोई बॉयफ्रेंड मिला तो मैं उसे जरूर सबसे पहले आपके पास वापस लाऊंगी आंटी डाई। जीडाई ने फिर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, ठीक है आंटी डाई, उस दिन का इंतजार करेंगी। मैं अभी जवान हूँ, जब समय आएगा तो मैं आपके बच्चों की देखभाल में भी आपकी मदद कर सकती हूँ। अपनी कल्पनाओं में मग्न जीडाई ये देखने में विफल रही कि सामने चल रही लड़की अचानक अकड़ गई थी। हालांकि वह सामान्य होने से पहले केवल एक क्षण के लिए ही सही, लेकिन अकड़ गई थी। जीडाई ने एक शानदार डिनर बनाया, लेकिन दोनों उसे पूरा नहीं खा पाए। वह फिर से यूनिया की दोस्त का जिक्र करने लगी। यूनिया ने चुपचाप खाना खाया और आंटी डाई की चिंता को शांत करने के लिए यून परिवार के साथ अपने जीवन के बारे में कुछ सवालों के जवाब दिए। रात के खाने के बाद उसने आजीव को खाना खिलाया, उसे एक छोटी टोकरी में रखा जिसके अंदर एक छोटा कंबल बिछा दिया गया और ऊपर से उसे हवा और धूप से बचाने के लिए एक कपड़ा ढक दिया। फिर जीडाई की अनिच्छुक निगाहों के नीचे छोड़ दिया। जिस क्षण उसने अपनी पीठ मोड़ी, यूनिया के चेहरे पर कोमल मुस्कान ज्वार की तरह गायब हो गई। उसकी अभिव्यक्ति भावनाहीन, कुछ हद तक ठंडी और अलग दिखाई दे रही थी। लिफ्ट से नीचे उतरते समय अप्रैल की देर रात में अभी भी ठंडक का एहसास हो रहा था और उसके चेहरे पर बहती रात की हवा ने यूनिया के धुंधले मन को तुरंत ही काफी हद तक साफ कर दिया। तभी उसका फोन बजा। यूनिया ने कॉलर आईडी देखी और कॉल उठाया। मिस, हमने उसे ढूंढ लिया है, अब हमें क्या करना चाहिए? यूनिया की निगाहें धुंधली थीं जब वह रात के आकाश को देख रही थी। गुजरती कारों ने उसकी लाल पोशाक को हिला दिया। उसके होंठ थोड़े मुड़े हुए थे, उसकी आवाज़ धीमी लेकिन ठंडी मुस्कान से भरी हुई थी। उसे युनशु के पास भेज दो और याद रखो, ज्यादा सोच समझकर काम मत करना। वह औरत बहुत चालाक है, एक भी गलत कदम सांप को आसानी से चौंका सकता है। हाँ, लेकिन उसने एक शर्त रखी। क्या? वह युनशु की जान चाहता है। यूनिया धीरे से हंसा, क्या संयोग है? चाचा अंकल, मेरे लिए एक ड्राइवर भेज दो। ये कहते हुए यूनिया ने आह भरी। हमेशा टैक्सी बुलाना असुविधाजनक होता है, जैसे इस समय एक भी टैक्सी नहीं बुलाई जा सकती। आगे की कहानी सुनाने के वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।